नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो सेशन में, जिसमें आज हम दिनांक 17/10/2022 से 23/10/2022 तक के रोजगार निर्माण के करंट अफेयर को डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि एमपीपीएससी या फिर व्यापम की किसी भी वनडे एग्ज़ाम हो, प्रीलिम्स हो हमारा, या फिर मेंस के हिसाब से रिलेवेंस हो, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। हमारी पहली न्यूज़ है कौन सी? 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023, जो कि 2023 में मनाया जाएगा। कब? 9 जनवरी को। के आयोजन का दायित्व विदेश मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश को करने का मौका मिला है। यह आयोजन कब होने वाला है? 8, 9 और 10 जनवरी को 2023 को इंदौर में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन के लिए वर्ष 2015 में प्रवासी भारतीय विभाग का गठन किया गया था और फ्रेंड्स ऑफ एमपी पोर्टल का भी निर्माण किया गया है। तो ये सब किससे रिलेटेड है? यदि पूछा जाता है कि फ्रेंड्स ऑफ एमपी पोर्टल किससे रिलेटेड है, तो ये प्रवासी भारतीयों से संबंधित है और 2015 में प्रवासी भारतीय विभाग का गठन किया गया है मध्य प्रदेश सरकार में। क्योंकि यदि मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय विभाग पूछा जाएगा तो हम इस कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे कि ये तो विदेशी मामले किसके विषय हैं? संघ के विषय हैं, जबकि एमपी में ऐसा कोई भी चीज़ का गठन क्यों किया जाएगा। तो यहाँ पे हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि 2015 में प्रवासी भारतीय विभाग का गठन किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो लोग इसमें कंफर्टेबल हों वो देख लें। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जैसा कि हम सभी को मालूम है, 1 नवंबर को क्या होने वाला है? 1 नवंबर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बस उसी के लिए तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह के संबंध में आयोजित बैठक में कहा कि मध्य प्रदेश का 67वां स्थापना दिवस है, उसे कैसे मनाया जाएगा? जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश 67th फाउंडेशन डे ऑफ मध्य प्रदेश विल बी सेलिब्रेटेड एज जन उत्सव, और इसमें 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक पूरे सप्ताह तक विभिन्न जन लाभकारी योजनाओं के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जन भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, तो नवंबर में हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या हो गया है। 1 नवंबर को हमारा स्थापना दिवस सेलिब्रेट होगा। इसके बाद जनवरी में हम देखें तो क्या पहुँच गया है हमारे पास, आ गया है अपॉर्चुनिटी एमपी के पास कि जनवरी में 8, 9 और 10 तारीख को एमपी को आयोजित करना है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, 17वां। इसके बाद शायद 10 में या 11 में मिली है मध्य प्रदेश को जिम्मेदारी, जिसमें वो इन्वेस्टर मीट आयोजित कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। होगी तो आगे देखेंगे न्यूज़ में, नहीं तो वैसे ही आप इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट न्यूज़ है आरबीआई से रिलेटेड। उसने क्या कहा है? आरबीआई ने अभी अपना एक मेमोरेंडम जारी किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया जारी करेगा। डिजिटल करेंसी आरबीआई के, अब पहले तो ये देख लें अपन, डिजिटल करेंसी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होने वाली है। तो क्या रहता है कि जैसे कि आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी को क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ना कंप्यूटर में माइनिंग की जाती है क्रिप्टो करेंसी की, एक विशेष प्रकार की। फिर इन जो क्रिप्टो करेंसी जितनी बनी है उनकी क्या होती है, खरीद फरोख्त होती है। किस पे? जैसे हम स्टॉक एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, इसमें कंपनी के शेयर होते हैं और शेयरों को क्या करते हैं, कंज्यूमर होते हैं, वो खरीदते और बेचते रहते हैं। कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज में। उसी तरीके से क्रिप्टो मार्केट है, जिसमें जैसे ही क्रिप्टो करेंसी कोई भी डिज़ाइन हुई, उसे क्या करते हैं लोग, वह खरीदते और बेचते रहते हैं क्रिप्टो मार्केट में। तो ये चलता है क्रिप्टो करेंसी का। और ये किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनी होती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें क्या करते हैं हम, हर ब्लॉक को एक जैसे क्या बोले हम, अनसेंट्रलाइज एक रजिस्टर होता है। इस तरीके से मान लो एक बही खाता है अनसेंट्रलाइज। इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें एक आरबीआई जैसा कोई सेंट्रलाइज बैंक ही इसे मेंटेन करता हो, ऐसा नहीं है। एक अनसेंट्रलाइज खाता होता है जिसमें जो भी ट्रांजैक्शन होगा किसी भी चीज़ का, वो उसमें दर्ज होता जाता है। मान लो मैंने क्रिप्टो करेंसी खरीदी ये, और मैंने बेच दी किसे?
किसी भी सी व्यक्ति को, तो इसमें मेरा डेटा भी है। फिर वो इस रजिस्टर में ये दर्ज हो जाएगा कि मैंने इसे किसे बेचा है। फिर उस व्यक्ति ने किसी और को बेचा तो वो वहाँ दर्ज हो जाएगा कि ये वाली क्रिप्टो यहाँ बेची गई करेंसी। फिर उसके बाद ऐसे जितने भी लोगों के पास से ये घूमकर आएगी तो वो सारे लोगों का उसमें डेटा रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि इससे ताकि उसे कोई चेंज ना कर सके, मॉडिफाई ना कर सके, तो उसमें ब्लॉकचेन रहती है। मतलब हर व्यक्ति का जिसने उसके साथ लेन देन किया है उसका डेटा रिकॉर्ड रहता है। तो ये हो गई हमारी क्या, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो किस में यूज होती है, क्रिप्टो करेंसी को बनाने के लिए। तो चूंकि अब क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसे पहले अनरेगुलेटेड, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा अनरेगुलेटेड है। अनरेगुलेटेड है तो उसका क्या है, काले धन को सफ़ेद करने में या ब्लैक मार्केटिंग की ट्रेडिंग में इसका बहुत इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए आरबीआई ने एक बार उसे प्रतिबंधित भी कर दिया था। और इसके जितने भी ऑपरेटर्स बैंक थे, मतलब जो एप्लीकेशन रहते हैं ना बहुत सारे, जो क्या करते हैं, क्रिप्टो में ट्रेड करवाते हैं, तो इन एप्लीकेशंस पर बैन लगा दिया था आरबीआई ने कि ये ऐप सारे, अब ये पैसा लेते थे किस में, रुपीज़ में। तो रुपीज़ में पैसा लेने के लिए इनको क्या जाना पड़ता था, किसी भी बैंक में। मान लो ये लोगों का क्या रहता था, जो सर्विस प्रोवाइडर रहते थे उनका एसबीआई में अकाउंट है और वो रुपयों में ट्रांजैक्शन ले रहे हैं और इन लोगों के क्रिप्टो वैलेट में क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र कर रहे हैं लोगों के में। तो आरबीआई ने इन लोगों के जो एप्लीकेशन के जो खाते थे वो सारे के सारे सीज कर दिए थे एक बार। लेकिन ये लोग गए कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से मांगा कि हमें किसी भी व्यवसाय को करने का अधिकार है, किसी भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है ना हमें। तो वैसे ही उसी के तहत ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और कहे कि हमें ये व्यवसाय करना था, इसे हम कर रहे थे, जबकि विधि विरुद्ध है, ये संवैधानिक नहीं है कि आरबीआई हमें कोई भी पेशा या व्यवसाय करने से रोके। तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि आप प्रोपोर्शनली टेस्ट, आनुपातिक टेस्ट करें कि आपके द्वारा इस चीज़ को रोका जा रहा है कि ये फ्रॉड हो सकता है या कुछ भी, तो आप उसे किसी चीज़ को रेगुलेट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसे प्रतिबंधित कर देंगे। आपको चाहिए कि आप अपने रेगुलेशन का विस्तार करें और उस चीज़ को रेगुलेट करने की कोशिश करें या नई तकनीक बनाएं। उसका मतलब ये तो नहीं कि आप जाकर उस चीज़ को बैन ही कर दें, जो हमें नहीं आता वो बंद कर दो, तो ये तो मोनोपोली इस्टेब्लिश हुई। इसीलिए उन्हें फिर से मौका मिला और अब भी ये एप्लीकेशन बाद जितनी भी कंपनियां हैं वो क्रिप्टो में ट्रेड करवा रही हैं। तो इसीलिए क्या है कि कुछ लोगों को तो इस पर भरोसा है और कुछ लोगों को नहीं है। तो जिन लोगों को भरोसा है वो ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग अगर उसमें पैसा बनता देखते हैं तो वो उससे ठगा हुआ सा महसूस करते हैं कि हम इसे नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं है और ट्रस्टवर्दी नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या कर रही है गवर्नमेंट ने, क्या कहा, आरबीआई ने बोला कि अब हम खुद अपनी क्या ला रहे हैं, डिजिटल करेंसी ला रहे हैं, ताकि लोगों को क्या रहेगा, वो उसके थ्रू लोग आपस में पैसे का लेन देन भी कर पाएंगे। और इसके क्या और फायदे रहेंगे, डिजिटल करेंसी आरबीआई के लिए किफ़ायती होगी, क्योंकि देखो नोटों के फटने, गलने और पुराने होने का खतरा रहता है, उसका कुछ नहीं रहेगा, वो डिजिटल ही रहेगी। उपभोक्ताओं के लिए रख रखाव में आसानी होगी। इसमें पेपर नोट के प्रबंधन और छपाई में होने वाले खर्चे से भी मुक्ति मिलेगी। ये सब फायदे होंगे यदि डिजिटल करेंसी आ जाती है तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल सून इश्यू ए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और डिजिटल रुपी टू एनकरेज डिजिटल पेमेंट. Digital currency will be economical for RBI as well as ease of maintenance for consumers. This will save the cost of handling and printing paper notes. Next news related है कि अभी अभी क्या हुआ है, IMF द्वारा वैश्विक मंदी जो कि चल रही है, वैश्विक मंदी का असर भारत की विकास दर पर भी होने की संभावना के चलते अपनी जो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट जारी की है उसमें क्या किया, अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को क्या है 6.8% रहने का अनुमान लगाया, जो पहले इससे ज़्यादा रखा गया था, अब उसे कट डाउन करके 6.8 बताया गया है। इस विकास दर के साथ भारत अभी भी विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। यहाँ पे हम देखें तो IMF ने कितना अनुमान लगाया है, 6.8 विकास दर रहने का 2022 से 23 के लिए। और RBI द्वारा कहा गया है कि भारत की ग्रोथ रेट रहेगी 7.0%, जबकि वर्ल्ड बैंक ने उनसे भी कम करते हुए 6.5 किया है रिवाइज्ड अनुमान इंडिया का ग्रोथ रेट का।
राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? खंडवा में। खंडवा में आयोजित किया गया, जिसे वर्चुअली मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा क्या किया गया? संबोधित किया गया। वर्ष 2019 के लिए किशोर कुमार सम्मान किसे दिया गया है? श्री अशोक मिश्रा पटकथा लेखन के लिए। और वर्ष 2020 के लिए दिया गया किशोर सम्मान श्री अमिताभ भट्टाचार्य गीत लेखन के लिए। और वर्ष 2021 के लिए किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया है श्री विवेक रंजन अग्निहोत्री निर्देशन को। ठीक है, ये महत्वपूर्ण न्यूज है। चुनाव आयोग ने क्या किया है? अभिनेता पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन नामित किया है। और इसी के साथ ही जो भी महत्वपूर्ण खबरें थीं इस सप्ताह की रोजगार निर्माण के अनुसार वो खत्म हो गई हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सप्ताह। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।